नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में पीड़िता के गांव जाने वाले रास्तों पर सरकार का सख्त पहरा, परिवार को किया नजरबंद और लोगों को पुलिस ने कई बार खदेड़ा। जी हां दोस्तों, इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हाथरस मामले में प्रधानमंत्री का निर्देश, योगी सरकार के लिए डूब मरने की बात है। ये बड़ा बयान जेडीयू के बड़े नेता ने दिया है। जी हां दोस्तों, जेडीयू और भाजपा बिहार में एनडीए के अंदर चुनाव लड़ रही है और अब जेडीयू के बड़े नेता का ये बयान आया है योगी सरकार के लिए। कहा है कि प्रधानमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं वो सरकार के लिए डूब मरने की बात है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि संजय राउत का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का कॉलर पकड़ा, धक्का मारा, ये देश के लोकतंत्र की हत्या है। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को धक्का देकर योगी सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिटिया के गांव जाने वाले रास्तों पर सख्त पहरा, परिवार नजरबंद, लोगों को पुलिस ने कई बार खदेड़ा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में बिटिया के गांव जाने वाले सभी रास्तों पर गुरुवार को पहले दिन की अपेक्षा और ज्यादा कड़ा पहरा रहा। बिटिया का परिवार जहां पूरे दिन पुलिस फोर्स की निगरानी में नजरबंद रहा, तो गाँव के लोग भी बेमुश्किल गाँव से बाहर जा सके। यहाँ तक की मीडिया को भी गाँव से अंदर नहीं घुसने दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात रही। गांव जाने वाले रास्ते पर मौजूद लोगों को पुलिस ने कई बार खदेड़ा। निषेधाज्ञा का हवाला देकर भीड़ को भी एकत्रित नहीं होने दिया गया। शासन के आदेश पर बिटिया के प्रकरण में एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। एसआईटी ने बिटिया के गांव के कई चक्कर लगाए। पुलिस प्रशासन ने वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। गाँव से पहले ही काफी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। आने वाले दिनों के मुकाबले सुरक्षा और ज्यादा सख्त रही। बिटिया के परिजन एक तरह से घर में नजरबंद रहे और सुरक्षा कर्मियों के साए में रहे। एसआईटी ने इनसे कई घंटे पूछताछ की। पूरे गांव में भी चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात रही। यही स्थिति गांव में जाने वाले सभी रास्तों पर रही। मीडिया को भी पुलिस ने गांव में घुसने नहीं दिया। मीडिया कर्मियों से तीखी नोकझोंक भी हुई। जब जब भीड़ एकत्रित हुई तो पुलिस ने उसे लटियाकर खदेड़ दिया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हाथरस मामले में प्रधानमंत्री का निर्देश, योगी सरकार के लिए डूब मरने की बात, जेडीयू। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा के लिए बजे चुनावी बिगुल के बीच हाथरस में दलित युवती से बर्बरता के मामले में भाजपा की सहयोगी जेडीयू ने ही योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने इस मामले में प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप को योगी सरकार के लिए शर्मनाक बताया। पार्टी ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या देश में दलितों वंचितों के साथ दुष्कर्म के मामले में न्याय के लिए प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना होगा। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने कहा, दलितों वंचितों की रक्षा किसी सरकार का पहला दायित्व है। हाथरस में जो हुआ वह उत्तर प्रदेश सरकार के लिए शर्मनाक है। एक दलित युवती को न्याय दिलाने के लिए अगर प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़े तो इससे बड़ी शर्म की बात किसी राज्य सरकार के लिए क्या होगी। यह यूपी सरकार के लिए डूब मरने जैसी बात है। क्या इस देश में दलितों और वंचितों को न्याय बिना दिल्ली के हस्तक्षेप के संभव नहीं है। त्यागी ने कहा, हाथरस की घटना ने निर्भया कांड को शर्मसार कर दिया। पीड़िता को गंभीर स्थिति के बावजूद एम्स में भर्ती नहीं कराया गया। परिजनों को मुखाग्नि नहीं देने दी। पुलिस वाले अंतिम संस्कार के दौरान हंसी ठिठोली करते दिखे। त्यागी ने कहा, दुष्कर्म नहीं होने और पीड़िता को प्रताड़ित न करने जैसे दावे किए गए। यह कौन सी हिंदू संस्कृति है कि रात में परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ और उनकी अनुपस्थिति में दाह संस्कार कर दिया जाए। इतनी क्रूरता तो निर्भया मामले में भी पुलिस प्रशासन ने नहीं बरती। हाथरस पुलिस प्रशासन ने एक एक व्यक्ति को निलंबित किया जाना चाहिए। त्यागी ने कहा, निर्भया कांड के बाद आंदोलन से स्थिति में सुधार की उम्मीद जगी थी, मगर छलावा साबित हुई। इससे जुड़ी कमेटियों की सिफारिशें ठंडे बस्ते में हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राउत बोले, राहुल गांधी का कॉलर पकड़ा, धक्का मारा, ये देश के लोकतंत्र का गैंगरेप। जी हां दोस्तों, यूपी के हाथरस में दलित लड़की के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म, अब शिवसेना की भी एंट्री हो गई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कथित रूप से राहुल गांधी का कॉलर पकड़ने के मामले को लोकतंत्र का अपमान बताते हुए उसकी जाँच की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संजय राउत ने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी का कॉलर पकड़ा, धक्का मारा, गिराया, ये एक तरह से इस देश के लोकतंत्र का गैंगरेप है। इस गैंगरेप की भी जाँच होनी चाहिए। राउत ने कहा कि राहुल गांधी एक राष्ट्रीय नेता हैं। कांग्रेस के साथ शिवसेना के कई मुद्दों पर मतभेद हैं, लेकिन उनके नेता के साथ इस प्रकार के व्यवहार को सहन नहीं किया जा सकता। संजय राउत ने कहा कि यूपी पुलिस ने राहुल गांधी से जिस प्रकार का बर्ताव किया, उसका समर्थन देश में कोई नहीं कर सकता। राहुल गांधी इंदिरा गांधी के पोते हैं और राजीव गांधी के बेटे हैं। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। इन लोगों ने देश के लिए शहादत दी है। राहुल गांधी को हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने की इजाजत मिलनी चाहिए थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हाथरस कांड,
योगी सरकार पर केजरीवाल का वार, सत्ताधारी खुद को देश का मालिक नहीं सेवक समझे। जी हां दोस्तों, हाथरस केस के बाद से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस घटना को बेहद दुखद और शर्मनाक बताते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सत्ताधारी लोग खुद को देश का मालिक नहीं सेवक समझे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हाथरस की घटना बहुत दर्दनाक है और पीड़ित परिवार के साथ सरकार का आचरण ठीक नहीं है। हम लोकतंत्र में रह रहे हैं और सत्ता में बैठे लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि वे इस देश के मालिक नहीं बल्कि सेवक हैं। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह भी इस घटना के बाद से लगातार योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज योगी सरकार के शासन में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। बेटियों के खिलाफ अपराध तेजी से बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में माता पिता अपनी बेटियों को घर से बाहर भेजने से डरते हैं कि वो वापस आएंगी भी या नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सोनिया गांधी का केंद्र पर हमला, कहा किसानों को मोदी सरकार रुला रही है खून के आंसू। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 191वीं जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 116वीं जयंती के मौके पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि किसान कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने मोदी सरकार पर किसानों को खून के आंसू रुलाने का आरोप लगाया। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी करके सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, मेरे प्यारे कांग्रेस के साथियों, किसान मजदूर भाइयों और बहनों, आज किसानों, मजदूरों और मेहनतकशों के सबसे बड़े हमदर्द महात्मा गांधी की जयंती है। गांधी जी कहते थे कि भारत की आत्मा भारत के गांव, खेत और खलिहान में बसते हैं। आज जय जवान जय किसान का नारा देने वाले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। लेकिन आज देश का किसान और मजदूर कृषि विरोधी 3 काले कानूनों के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। अपना खून पसीना देकर देश के लिए अनाज उगाने वाले अन्नदाता किसानों को मोदी सरकार खून के आंसू रुला रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, कोरोना महामारी के दौरान हम सबने सरकार से मांग की थी कि हर जरूरतमंद देशवासी को मुफ्त में अनाज मिलना चाहिए। तो क्या हमारे किसान भाइयों के बगैर यह संभव था कि हम करोड़ों लोगों के लिए 2 वक्त के भोजन का प्रबंध कर सकते थे? आज देश के प्रधानमंत्री हमारे अन्नदाता किसानों पर घोर अन्याय कर रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि कानून बनाने से पहले किसानों से सलाह मशवरा तक नहीं किया गया। उन्होंने कहा, जो किसानों के लिए कानून बनाए गए हैं उनके बारे में उनसे सलाह मशवरा तक नहीं किया गया, बात तक नहीं की गई। यही नहीं, उनके हितों को नजरअंदाज करके चंद दोस्तों से बात करके किसान विरोधी 3 काले कानून बना दिए गए। जब संसद में भी कानून बनाते वक्त किसान की आवाज नहीं सुनी गई तो वे अपनी बात शांतिपूर्वक रखने के लिए महात्मा गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए मजबूरी में सड़कों पर आए हैं। लोकतंत्र विरोधी, जन विरोधी सरकार द्वारा उनकी बात सुनना तो दूर, उन पर लाठियां बरसाई गईं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कन्हैया का बीजेपी पर हमला, बोले आज इन्होंने विपक्ष को गिराया है, कल जनता इनकी सरकार गिराएगी। जी हां दोस्तों, हाथरस कांड को लेकर जेएनयू के पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार ने अब यूपी की योगी और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोशल मीडिया के जरिए कन्हैया ने योगी मोदी सरकार पर इशारों में जोरदार हमला बोला है। अपने ट्वीट में वह लिखते हैं, सरकार सत्ता के अहंकार में यह भूल चुकी है कि लोगों के वोट और सपोर्ट से कुर्सी मिली है, मीडिया मैनेजमेंट से नहीं। आज इन्होंने विपक्ष को गिराया है, कल जनता इन्हें घुटने टेकने पर मजबूर करेगी। हाथरस कांड को लेकर कन्हैया ने अपने ट्वीट में लिखा, अंतिम संस्कार का हक भी प्रशासन ने छीन लिया। आखिर इस हड़बड़ी की वजह क्या है? ये रवैया तो ब्रिटिश राज की याद ताज़ा करता है। दरअसल ये लोग नया भारत नहीं, अंग्रेजों के जमाने का भारत बना रहे हैं। अपने एक और ट्वीट में वह लिखते हैं, जलाने से भला सच कहां दफन होता है, धुआं बनकर पूरे गगन में फैल जाता है। पूर्व जेएनयू छात्र नेता का यह भी कहना है, हाथरस मामले में देश जानना चाहता है कि सही धाराओं में एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई, कार्रवाई में देरी क्यों की गई, पीड़िता का पार्थिव शरीर परिवार को अंतिम संस्कार के लिए क्यों नहीं दिया गया, परिवार और प्रशासन के बयान आपस में विरोधी क्यों हैं, क्या इसके पीछे राजनीतिक दबाव काम कर रहा है? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विधायकों के खिलाफ गुस्सा, जेडीयू से कितने का कट सकता है पत्ता, जानिए। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दोनों बड़े गठबंधन अभी तक सहयोगी दलों से सीटें फाइनल नहीं कर पाई है। संभावना है कि शुक्रवार तक भाजपा, जेडीयू और एलजेपी के बीच कोई फाइनल फॉर्मूला निकल आए, लेकिन सत्ताधारी दलों की चुनौती यही खत्म नहीं होने वाली। उन्हें टिकट बंटवारे में भी फूंक फूंक कर कदम उठाना है, क्योंकि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी अपनी जगह है। सत्ताधारी विधायकों को भी उनके अपने अपने क्षेत्रों में वोटरों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। इसको लेकर खासकर जेडीयू ने काफी मंथन किया है और जानकारी है कि दर्जन भर से ज्यादा मौजूदा एमएलए दोबारा टिकट पाने में नाकाम रह सकते हैं। विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी की चुनौती बिहार विधानसभा चुनाव के पहले दौर के मतदान के लिए गुरुवार से नामांकन का काम शुरू हो चुका है, लेकिन सत्ताधारी एनडीए गठबंधन अभी तक
सीटों का बंटवारा नहीं कर पाया है। इस मसले पर बुधवार को दिल्ली में भाजपा के बड़े नेताओं की बैठक हो चुकी है और गुरुवार को पटना में भी जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार के साथ प्रदेश बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव और प्रदेश चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस के बीच बैठकों का दौर जारी है। लेकिन इन दलों के बीच आपस में जितनी भी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला हो, इतना तो लगभग तय लगता है कि नीतीश कुमार जेडीयू के सारे विधायकों को दोबारा टिकट देकर चुनाव मैदान में भेजने के मूड में नहीं लग रहे हैं। इसकी वजह है एंटी इनकम्बेंसी, जो कि सत्ताधारी दल के कई विधायकों के खिलाफ बहुत ही ज्यादा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा में बगावत के सुर तेज। पूर्व विधायक ने टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय लड़ने की दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस पहले ही अधिकांश सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल उपचुनाव से पहले दल बदलकर आए चेहरों को मैदान में उतारने की तैयारी में है। सबसे ज्यादा घमासान भाजपा में है। भाजपा ने अभी तक प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है, लेकिन सिंधिया समर्थक चेहरों के चुनाव में उतारा जाएगा, जिससे पार्टी में बगावत के सुर बुलंद हो गए हैं। देवासी के हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र से हाल ही में भाजपा में शामिल हुए मनोज चौधरी को लेकर विरोध शुरू हो गया है। यहां से 4 बार भाजपा विधायक रहे वरिष्ठ नेता डॉक्टर तेज सिंह सेंधव ने सीधे तौर पर पार्टी की मुसीबतें बढ़ा दी है। डॉक्टर तेज सिंह सेंधव ने साफ कर दिया है कि अगर भाजपा ने मनोज चौधरी को टिकट दिया तो वे खुद निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। पूर्व विधायक तेज सिंह सेंधव ने अपनी पार्टी के खिलाफ बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार गिराने में खरीद फरोख्त की जो राजनीति हुई है वह प्रजातंत्र के लिए घातक है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस से आए चेहरे को पार्टी टिकट देती है तो यह उन कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय है जिन्होंने दिन रात खून पसीने से पार्टी को सींचा है। पार्टी के पुराने नेताओं को टिकट देना चाहिए। वरिष्ठ नेता ने बगावत का झंडा बुलंद करते हुए कहा कि मैंने अपनी बात मुख्यमंत्री, संगठन और केंद्र तक पहुंचा दी है। अगर मुझे टिकट नहीं दी गई तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून का विरोध। पंजाब में 3 अक्टूबर से ट्रैक्टर रैलियां करेंगे राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए कृषि विधेयकों का विरोध करने के लिए 3 से 5 अक्टूबर तक पंजाब में ट्रैक्टर रैलियों का नेतृत्व करेंगे, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भी शामिल होंगे। पार्टी के सूत्रों ने यह जानकारी दी। पार्टी ने कहा पंजाब के सभी मंत्री व कांग्रेस विधायक इस रैली में शामिल होंगे। इसमें पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इस दौरान किसानों की नाराजगी और उनके दर्द के लिए आवाज को बुलंद किया जाएगा, जिनकी आजीविका और भविष्य को केंद्रीय कानूनों ने दांव पर लगा दिया है। पंजाब में कांग्रेस के प्रवक्ता के अनुसार राज्य भर के किसान संगठनों द्वारा समर्थित ट्रैक्टर रैलियों में 50 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की जाएगी, जिसका प्रसार 3 दिनों में विभिन्न जिलों और निर्वाचन क्षेत्रों में किया जाएगा। इस 3 दिवसीय रैली के लिए सुबह 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है और इस दौरान कोविड-19 के मानकों का खास ध्यान रखा जाएगा। रैली के अंतिम दिन 5 अक्टूबर को हरियाणा में कई कार्यक्रमों के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव से पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा का वर्चुअल अनावरण करेगी कांग्रेस अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, महात्मा गांधी की जयंती के शुभ अवसर पर 2 अक्टूबर को 1 बजे कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी मुख्यालय परिसर बंजरिया पंडाल आश्रम पूर्वी चंपारण में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आदमकद प्रतिमा का वर्चुअल अनावरण किया जाएगा। इस अवसर पर 151 स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को भी वर्चुअली सोनिया गांधी सम्मानित करेंगी तथा उन्हें एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। प्रतिमा अनावरण के पश्चात कांग्रेस अध्यक्ष उपस्थित कांग्रेस जनों एवं अन्य लोगों को जूम के माध्यम से संबोधित भी करेंगी। इस प्रतिमा की स्थापना महात्मा गांधी प्रतिमा स्थापना एवं संरक्षण समिति पूर्वी चंपारण द्वारा किया गया है। कार्यक्रम में पटना सदाकत आश्रम से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा की अध्यक्षता में कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता गण भी सम्मिलित होंगे। सदाकत आश्रम में 100 से अधिक दलित समाज के लोग भी कल कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। यह कार्यक्रम कोरोना महामारी के मद्देनजर सामाजिक दूरी बनाकर की जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी से धक्का मुक्की पर सचिन पायलट ने पोस्ट की ये तस्वीर। कहा यूपी सरकार का अहंकार चकनाचूर होगा। जी हां दोस्तों, यूपी के हाथरस जा रहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ हुए घटनाक्रम के बाद सचिन पायलट ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। सचिन पायलट ने कहा कि हाथरस की बेटी के परिजनों के आंसू पोंछने जा रहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ यूपी पुलिस ने धक्का मुक्की करना और गिरफ्तारी करना निंदनीय है। सचिन पायलट ने कहा कि लोकतंत्र में आवाजों को दबाना अहंकार की निशानी है और यूपी सरकार का अहंकार चकनाचूर होगा। सचिन पायलट ने देश की बेटियों के लिए न्याय की बात भी लिखी। सचिन पायलट ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। इसके साथ ही राहुल और प्रियंका गांधी की घटनाक्रम के दौरान की तस्वीरें भी पोस्ट की। बता दें कि हाथरस मामले को लेकर चल रही सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस नेताओं और यूपी पुलिस में टकराव की स्थिति बन गई। पैदल मार्च करते हुए हाथरस की ओर जा रहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पुलिस ने रोक लिया। ग्रेटर नोएडा बॉर्डर पर पुलिस ने दोनों नेताओं को रोक लिया। इस बीच राहुल गांधी को रोकने के लिए पुलिस ने कोशिश की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और राहुल गांधी से पुलिस की धक्का मुक्की हुई। इसी धक्का मुक्की में राहुल गांधी को भी पुलिस का धक्का लगा
और वह जमीन पर गिर गए। इसके बाद चली जदोजहद के बाद पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया, लेकिन खुद राहुल गांधी ने इसका विरोध किया। पुलिस ने राहुल गांधी के साथ ही प्रियंका की जीप में बैठा लिया। इससे कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए और जीप पर चढ़ गए। उसी जीप पर चढ़े जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बैठे हुए थे। इसके बाद पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज कर दिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हटाने के बाद यूपी पुलिस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में ले गई है। यूपी पुलिस ने ये बताने से इनकार किया कि राहुल और प्रियंका को जीप में बैठाकर कहां ले गए हैं। यूपी पुलिस का कहना है कि वह आदेश के मुताबिक काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति बन सकती है, इसलिए उन्हें नहीं जाने दे रहे हैं। वहीं राहुल गांधी का कहना है कि आखिर उन्हें क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। वह अकेले जाने को तैयार हैं, फिर भी नहीं जाने दिया। आखिर यूपी पुलिस और सरकार को किस बात का डर है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी सरकार जनता और विपक्ष को धारा 144 के नाम से बाधित कर रही है। अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, हाथरस में भाजपा सरकार सत्ता पक्ष के नेताओं के लिए कोई पाबंदी नहीं लगा रही है, लेकिन जनता और विपक्ष को धारा 144 के नाम से बाधित कर रही है। मृतका के गांव क्षेत्र में सपा के नेता व कार्यकर्ता 2 दिनों से अघोषित बंदी बना के रखे गए हैं। घोर निंदनीय। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी एमएलए का राज्यपाल को पत्र। हाथरस मामले में डीजीपी, डीएम और एसएसपी पर हो हत्या का मुकदमा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की लोनी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हाथरस मामले में एक तरफ योगी सरकार चौतरफा हमला झेल रही है, वहीं अब बीजेपी विधायक ने भी मोर्चा खोलते हुए मामले में राज्यपाल को पत्र लिख दिया है। बीजेपी विधायक ने अपने पत्र में हाथरस में हुई घटना को लेकर यूपी के डीजीपी सहित हाथरस के डीएम और एसएसपी पर 302 की धारा में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये पत्र न लिखकर सीधे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को लिखा है। वहीं उन्होंने इस पत्र की प्रतिलिपि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को भेजी है। पत्र में विधायक ने लिखा है कि देश की आजादी के बाद यह पहली घटना है जिसमें पुलिस प्रशासन ने शीर्ष अधिकारियों के इशारे पर एक कथित दुष्कर्म और विभत्स तरीके से कई गई बिना परिवार के भरोसे में लिए और उनका मौलिक अधिकार छीनते हुए उन्हें अर्थी को कंधा देने और मुखाग्नि देने तक नहीं दी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल बीजेपी में असंतोष के संकेत। आज अमित शाह से मुलाकात करेंगे राहुल सिन्हा। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की बंगाल इकाई में असंतोष की सुगबुगाहट के बीच 2 बार के राज्य पार्टी अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक बैठक करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में भाग लेने के लिए सिन्हा नई दिल्ली पहुँच गए हैं। इस दौरान वह संगठन से जुड़े विभिन्न पक्षों पर चर्चा करेंगे। बता दें कि शनिवार को भाजपा नेता राहुल सिन्हा को राष्ट्रीय समिति से हटाए जाने के बाद बंगाल में बीजेपी के अंदर असंतोष पैदा हो गया था। बुधवार को उन्होंने कहा था कि वह केंद्रीय नेतृत्व को इस बात से अवगत कराएंगे कि बंगाल इकाई में वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा की जा रही है। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा कि बंगाल की बीजेपी इकाई में पुराने नेता असंतुष्ट हैं। उन्होंने 40 सालों से पार्टी के लिए अपना खून पसीना बहाया है। आज मुझे पार्टी से यह पुरस्कार मिला कि तृणमूल से भाजपा में आए नेताओं के लिए मुझे पद से हटा दिया गया। मैं राष्ट्रीय नेताओं से अपनी शिकायतों के बारे में बात करूंगा। सिन्हा ने बताया कि राष्ट्रीय सचिव पद से हटाए जाने के बाद उन्हें बातचीत के लिए नई दिल्ली आमंत्रित किया गया था। सिन्हा ने पद से हटाए जाने पर रोष प्रकट किया था, जिसके बाद अमित शाह और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं के साथ बैठक में भाग लेने के लिए बुलाया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हाथरस घटना पर महाराष्ट्र में राजनीति गरमाई। सुप्रिया सुले ने कहा, जनप्रतिनिधि को रोका जाना गलत। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हाथरस की घटना के बाद महाराष्ट्र में राजनीति गरमा गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने हाथरस जा रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर की गई पुलिस की कार्रवाई का कड़े शब्दों में निषेध किया है। सुप्रिया सुले ने कहा कि राज्य में कोई भी हो, किसी भी पीड़िता के परिजनों से मिलने जा रहे जनप्रतिनिधि को इस तरह रोका जाना गलत है। पुलिस की ज्यादती इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पुलिस ने राहुल का कॉलर पकड़ा और उन्हें धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसका जवाब देना चाहिए। सुप्रिया सुले ने कहा, राहुल पीड़िता के परिजनों से मिलने जा रहे थे, इसे किसी भी कीमत पर गलत नहीं कहा जा सकता है। राकांपा प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा किसी को भी आंदोलन नहीं करने दे रही है, अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने नहीं दिया जा रहा है। इसी कड़ी को बरकरार रखते हुए आज उत्तर प्रदेश सरकार ने एक राजनीतिक दल के नेता के साथ इस तरह का अत्याचार किया है। यह निंदनीय है, इसका जितना भी निषेध व्यक्त किया जाए कम है। जयंत पाटिल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है और कानून का डर लोगों में नहीं रह गया है। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून नाम की व्यवस्था खत्म हो गई है। इसके बाद भी वहां के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के कामकाज अनायास हस्तक्षेप करने का प्रयास करते हुए बयानबाजी करते हैं। सर्वप्रथम योगी को अपने राज्य की आपराधिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।